दोस्तों, आज पेश है सभी दीवाने दौलत के। शुरू करते हैं। मकोनी देश के महाराज लुकोनो अपने देश में फैले शैतान के आतंक से अत्यधिक चिंतित एवं परेशान थे। अगर शैतान हमारी प्रजा को इसी तरह कहर बरपाता रहा तो निसंदेह एक दिन हमारी प्रजा विद्रोह कर बैठेगी। महाराज लुकानो की गहरी सोच में डूबे देख रानी सबीना एकाएक पूछ बैठी, क्या बात है प्राणनाथ, आज आप कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। तुम तो जानती हो सबीना, शैतान ने हमारे राज्य में कहर बरपा रखा है। आंधी तूफान की तरह आता है और सब कुछ समेट कर ले जाता है। शैतान का आतंक समाप्त करने के लिए हमने प्रयास बेकार गए। आज तक यह भी न जान पाए से शैतान कौन है और कहाँ से आता है। यह दामित्य आप एक छोटे चचेरे भाई सकाल को क्यों नहीं सौंप देते। पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं। सकाल पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं मगर मकोनी देश का सिंहासन पर उसकी नज़र मकोनी देश के सिंहासन पर, परंतु शैतान को ख़त्म करने के लिए कुछ करना ही होगा। अगर उसकी हिम्मत बढ़ती गई तो एक दिन आप पर भी हमला कर देगा। यही तो चिंता है हमें, दिन रात खाई जा रही है। लेकिन हमें कुछ हो गया तो युवराज सिराज का क्या होगा। खुदा न करे आपको कुछ हो, आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए सबीना आंखों में आंसू छलक आई। सबीना की आंखों में आंसू देख महाराज लुकानो भावुक स्वर में बोले, एक तुम ही हो सबीना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आज हम तुम्हें एक राज की बात बताना चाहते हैं। इतना कह महाराज लुकानो समाधानी के आसपास वातावरण का निरीक्षण किया और उसे विश्वास हो गया था आसपास उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो पुनः बोले, हमने उस शैतान का आतंक खत्म करने के लिए देश के युवराज चंद्रसेन से मदद मांगी है। हमें विश्वास है शैतान की शैतानी शक्तियों का मुकाबला सिर्फ युवराज चंद्रसेन ही कर सकते हैं। क्या? लुकानो के शब्द सुनकर सबीना चौंक कर कई कदम पीछे हट गई, परंतु उसका घबराहट को काबू पाते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया युवराज। चंद्रसेन का मैंने बहुत नाम सुना है। वह अपने आते ही हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन चंद्रसेन के यहाँ पहुँचने से पहले अगर हमें कुछ हो जाए तो युवराज सिकर की हिफाजत तुम्हें करनी है, क्योंकि युवराज सिराज के ज़रिए ही तुम पुश्तैनी खजाने को हासिल कर सकती हो। तो कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में बेबात किला है जिसमें हमारे पुश्तैनी खजाना दफन है। उस किले में हमारे पूर्वजों की आत्माएं पहरा रहता है। उन आत्माओं का वश किए बिना कोई उस खजाने को छू भी नहीं सकता। हमारे दादाजी के कथन अनुसार हमारा पुत्र ही उस खजाने को वास्तविक अधिकारी है, लेकिन वह तब तक उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह 12 साल का उम्र पार न कर ले। तो फिर वह दिन दूर नहीं जब प्राणात अगली अमावस को युवराज 12 वर्ष की पूरी हो जाएंगी कर लेंगे और 12 साल की उम्र पार करते ही युवराज के जीवन में एक भयंकर खतरा मंडराने वाला है। मैं समझी नहीं प्राणनाथ। सुनो, खजाने के बारे में हमारे सिवाय 2 आदमी जानते हैं, एक तो सकाल और दूसरा बोना जादूगर। लेकिन सकाल को यह नहीं मालूम कि खजाने को हासिल करने के लिए किले के द्वार की उस चाबी को हासिल कैसे करना है। ज़रूरी है वह बोना जादूगर कब्जे में है। यह चाबी बोने जादूगर को कैसे मिली? वह जल महल तथा बोना जादूगर रहता है। वह हमारे पूर्वजों का संपत्ति तथा
बोने जादूगर को ही न जाने कैसे जल महल के तिलस्म का पता चल गया। उसने जल महल पर कब्जा कर लिया, अतः वह चाबी उसी के कब्जे में आ गई। लेकिन उस चाबी को शिवराज के सिवा कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता, स्वयं बोना जादूगर भी नहीं। इसलिए हमें डर है कि कहीं बोना जादूगर शिवराज का अपहरण करके न ले जाए। लेकिन शिवराज सिराज का अपहरण करने से उसे क्या मिलेगा? आपके पुश्तैनी खजाना को तो वह छू भी नहीं सकेगा। वह खजाना को प्राप्त करने का उसका पास एक रास्ता है कि वह चाबी शिवराज के जरिए जल महल से बाहर निकाल ले और शिवराज की बलि दे हमारे पूर्वजों की आत्माएं को अपने वश में कर ले। यही यही वह करेगा। फिर तो बोने जादूगर को ख़त्म करने के कोई उपाय करना चाहिए। बोना जादूगर को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम युवराज चंद्रसेन को यहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा कर रही हैं। चंद्रसेन की मदद से पहले उस शैतान को ख़त्म करने और उस बोने जादूगर को मारने के भला चंद्रसेन आपकी क्या मदद करेगा? तुम चंद्रसेन की ताकत से परिचित नहीं हो। उस जैसा योद्धा जल महल में तिलस्म का भेद बोने जादूगर को आसानी से ख़त्म कर सकता है। ओह, लेकिन यह जल महल है कहाँ? जल महल तथा वहाँ पहुँचने का नक्शा हमारे ताबीज़ में कैद है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यह राज हमने तुम पर इसलिए जाहिर किया है ताकि हमें कुछ हो जाए तो यह राज सिर्फ राज न रह जाए। आपको बहुत अच्छा किया महाराज। अब आप चैन से मर सकते हैं। सबीना यह सब सुनकर महाराज लुकानो चौंक कर बोले, यह क्या मतलब हुआ तुम्हारा? और तभी एक झटके से द्वार खुले और शैतान अंदर दाखिल हो गया। गुर्राया, मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारी प्रजा शैतान के नाम से जानती है लुकानो। और आज मैं तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। तुम्हें ऐसी ज़रूरत की सज़ा ज़रूर मिलेगी शैतान। और गरजते हुए महाराज लुकानो ने अपनी तलवार के मुठ पर टिकाया, लेकिन इससे पहले महाराज अपनी तलवार म्यान से निकाल पाते। और तभी ठीक उसी समय पिताजी और युवराज चित्र के सामने देख उसकी आंखें खून चमक रहा। यही मौका है लगे हाथों सांप के बच्चे को भी ठिकाने लगाता हूँ। लेकिन शैतान शिवराज पर वार कर दिया। मेरे जीते तू युवराज का बाल भी बाका नहीं कर सकता शैतान। रानी सबीना मुकाबले पर आता देख शैतान सकपका और बोला, ठीक है, आज मैं शिवराज की जान बख्श देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं, न तुम रहोगी न तुम्हारा युवराज। और कहने के साथ शैतान द्वार की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते छलावा नज़रों से अंजल हो गया। और शैतान के जाते पिताजी आंखें खोलिए, आह आह। और लुकानो स्थित पड़े शेखर हल्की सी कराहट ली। और फिर, बेटा, हमारा अंतिम निकट आ गया है चुका है। पहले हमारा दम टूटे, वादा करो तुम शैतान को उसके अपने पिता की मौत का बदला जरूर लोगे। मैं वादा करता हूँ पिताजी, शैतान की मौत मेरे हाथों होगी। और चित्र का वाक्य पूरा हुआ कि महाराज लुकानो की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। पिताजी, वो यह तो वक्त बताएगा शिवराज किसकी मौत किसके हाथों होगी। कुछ देर बाद महाराज लुकानो की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह मकोनी देश में फैल गई। सुनो सुनो भाइयों, शैतान ने महाराज की हत्या कर दी है। महाराज इस दुनिया में नहीं रहे क्या? ये भगवान, हमारा क्या होगा? कौन हमारी रक्षा करेगा? और प्रजा दुख और आतंक छा गया। शाम ढलने से पहले सड़कों पर वीरान सी होने लग रही। और उधर राजमहल में सबीना, सिर्फ महाराज की मौत ही मेरा मकसद नहीं होता। तुमने युवराज को बचाकर अच्छा नहीं किया। तुम जानते नहीं शिवराज
के बिना लुकानो की पुश्तैनी खजाना हम कभी हासिल नहीं कर सकते। रानी सवीना ने सकाल को विषय में सारे खजाने प्राप्त करने का राज बताने लगी और सब कुछ विस्तारपूर्वक बताने के बाद सवीना रहस्यपूर्ण अंदाज में बोली, वह अब जनता और युवराज चंद्रसेन के का विश्वास जीतने के लिए शैतान को मारना दिया जाए। क्या बकती हो तुम? मुझे मरवा कर तुम अकेले खजाना हासिल हड़पना चाहती हो? मेरे सिवा कौन जानता है कि सकाल का दूसरा नाम शैतान है। अब आपने किसी वफादार आदमी को शैतान का रूप में मरवा देंगे तो और उसे बहुत खूब तुम्हारी बुद्धि को दाग देनी होगी। शैतान का आतंक खत्म करने और लोगों का विश्वास जीतने का इससे अच्छा तरीका और कोई क्या हो सकता है? खजाना हासिल करने के बाद इस देश का राजा बन जाऊंगा और मेरी रानी वाह क्या योजना सोची है तुमने। मेरी तारीफ करने के पुल बांधने के काम नहीं चलेगा। सकाल मत भूलो, चंद्रसेना भी यहाँ पहुँच सकता है, इसलिए तुम मेरी योजना ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। और सवीना सकाल को अपनी योजना समझाने लगी। 2 दिन बाद अपने घोड़े पर सवार युवराज चंद्रसेन जब मकोनी देश की सीमा में दाखिल हुआ तो वातावरण में अंधेरे का छा चुका था। ओह, यह पूरा नगर वीरान है, अंधकार क्यों है नजर आ रहा है। अभी युवराज चंद्रसेन कुछ ही दूर गया था। कौन हो तुम? मैं चंद्रसेन हूँ, महाराज लुकानो ने आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। ओह युवराज चंद्रसेन, हमें महारानी सवीना ने आपके सुरक्षित महल ले जाने तक पहुँचाने की अब भेजा है। महारानी सवीना? सैनिकों की बात सुनकर चंद्रसेन मन में चौंका। तभी आइए और अगले ही पल वह घुड़सवारों सैनिकों के चंद्रसेन की आगामी करते हुए अंधकार में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चुपचाप चलते रहने पर चंद्रशेखर से राना गया तो पूछ बैठा, सुनो भाइयों, यह नगर में अंधकार क्यों है? सड़क वीरान क्यों नजर आ रही है? यह शैतान का आतंक का परिणाम है युवराज। उसके धमकी दे रखी है, आज रात वह नगर की मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए यहाँ के निवासी दिन रहते ही नगर छोड़कर चले गए। ओह, अगर महाराज लुकानो अपनी प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था कर देते तो यह पलायन क्यों करते? महाराज लुकानो जीवित नहीं है युवराज। 2 दिन पहले शैतान ने महाराज की हत्या कर दी। क्या? लुकानो की हत्या की खबर सुनकर चंद्रशेखर स्तंभ रह गया। इससे पहले चंद्रशेखर अपने आवासों में लौटता, लेकिन अचानक तीरों की बारिश होगी, साई और फिर खचा और थोड़ी देर बाद ही, तुम कौन हो? हा। अपनी मौत को पहचान चंद्रशेखर मकोनी का बच्चा शैतान के नाम से कांपता है। ओह, तो तू ही है वह शैतान जिसने मकोनी देश की प्रजा का जीना हराम कर रखा है। लेकिन आज के बाद मकोनी देश में की प्रजा सुख चैन से जीवन व्यतीत करेगी। मकोनी देश की चिंता छोड़ चंद्रसेन अपने जीवन की चिंता कर और अगले ही पल इसका सिर धड़ से उधार अलग कर दो। आदेश मिलते ही और फिर किसी ने चंद्रसेन के वार किया और चंद्रसेन शैतान के साथियों पर बहुत बनकर टूट पड़ा और देखते ही देखते वह शैतान के साथी की लाशों में तब बिछ गए। निर्दोष मासूम के लोगों का खून की होली खेलने वाले बुद्धिल अब मुझसे मुकाबला कर नहीं, कहते हुए शैतान ने घबराहट में अपने घोड़े को विपरीत दिशा में दौड़ा या, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं भाग सका। अब तू भाग नहीं सकता शैतान, मेरे एक तीर की मौत तेरी तकदीर लिख दी है। और चंद्रसेन निशाना साधते हुए चंद्रसेन ने तीर छोड़ा और अगले पल शैतान के प्राण फगड़ उड़ गए और चंद्रसेन की मृत शरीर को घोड़े पर लाद कर राजमहल की ओर चल दिया। और राजमहल पहुंचकर चंद्रसेन ने लाश को महारानी सवीना के कदमों में फेंक दिया। मुझे अफसोस है, मैं महाराज को जिंदा वापस नहीं ला सकता। आपके ने शैतान को मारकर हमारी प्रजा पर बहुत उपकार किया है युवराज।
जैसे आप महाराज ने आपको बारे में बताया था, हमने आपको उससे कहीं बढ़ चढ़ कर पाया। काश मैं महाराज को शैतान के हाथों से बचा पाता। विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। युवराज महाराज तो नहीं रहे, लेकिन यदि युवराज शिवराज को कुछ हो गया तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। आप थके मादे हैं, फिलहाल आराम विश्राम कीजिए, सुबह आपको सब कुछ बताती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। चंद्रसेन सबीना के दरबार में दबाव नहीं डाला, उचित न समझा, और वह सुबह नाश्ता चंद्रसेन ने महारानी युवराज के साथ शिवराज के साथ किया। नाश्ते के बाद सबीना चंद्रसेन को एक कमरे में ले आई और महाराज की पोतनी खजाने के और बोने जादूगर के बारे में विस्तार से बताने लगी। बात बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि बोने जादूगर राजमहल में तिलस्म तोड़ तोड़ युवराज शिवराज को जीवन मंडरा रहे खतरे को समाप्त कर सकते हैं। अगर यह बात है तो मैं तैयार हूँ। शिवराज की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक खेल जाऊंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बोना जादूगर युवराज शिवराज को बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी युवराज। इतना कहकर सबीना ने जल महल और उस तक पहुँचने का नक्शा चंद्रसेन के हाथों में थमा दिया और बोली, बोने जादूगर की अकल अंत जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, आप सफ़र की तैयारी का आदेश दें। और चंद्रसेन ने उत्तर सबीना के मन ही मन पुलकित हो उठी और बोली, तैयारी पूर्ण हो चुकी है युवराज, आप जब चाहें युवराज शिवराज और महाराज के छोटे भाई सकाल के साथ कूच कर सकते हैं। ठीक है रानी सबीना। चंद्रसेन से कदापि न जान पाए कि कक्ष में रोशनदान में बैठा चमगादड़ शरीक जानवर उनकी सारी बातों को सुन रहा था। तो फिर इजाज़त दीजिए, हम आपकी सफलता होने की लौटने की बेताबी से इंतज़ार करेंगे। और फिर जैसे ही चमगादड़ शरीके जानवर ने सबीना और रवीना और सबीना से विदा ली, चंद्रसेन ने सबीना से विदा लेकर जाते देखा। वह जंगल के पहाड़ों के ऊपर होता हुआ जल महल की ओर पहुंच गया। और थोड़ी देर बाद, क्या खबर लाया सुकुरा? खबर बुरी है लाया हूँ। आप मेरे आका शिवसेन को लेकर चंद्रसेन इसी तरफ आ रहा है। सुकुरा की खबर सुनकर बोना दादू अट्ठा ठाका लगा रहा बोला, है फिर तो मेरा काम आसान हो गया। लेकिन मेरे आका शिवराज को लेकर चंद्रसेन राज जल महल में आ पूछा तो बोने जादूगर सुकुरा की बीच में काटते हुए बोला, वो जल महल में तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम उस पर नज़र रखो। जैसे ही वह मौका मिले चंद्रसेन को ख़त्म कर कर शिवराज को यहाँ उठा लाओ, जो हुक्म मेरे आका। और कहने के साथ सुकुरा वहाँ से उड़ गया। और उधर चंद्रसेन युवराज सिराजित को सकाल घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बड़े चले आ रहे थे। और रात ढलने पर यहाँ से कुछ दूरी पर पहाड़ी झरना है। वहाँ जंगल का रास्ता छोटा, पहाड़ी रास्ता अपना लेना चाहिए, ठीक है? और तुम कोई रास्ता अपनाओ चंद्रसेन, हर रास्ता तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगा। अज्ञा स्वर चंद्रसेन आवाज़ की दिशा में पलटे। कौन हो तुम? परछाई की आहट देखकर चंद्रसेन उस पर झपटा, लेकिन चंद्रसेन जितना आगे बढ़ता काली परछाई उतनी दूर चली जाती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरी तलवार मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती। ओह, यह तो कोई शैतान माया भी मालूम पड़ता है। मुझे यह चल युवराज से दूर ले जाने के लिए कर रहा है। और मस्तिष्क में क्रोध से के साथ कोई क्रोध गई। क्या सोच रहा है चंद्रसेन? आगे बढ़ो और मुझे वार कर बचाओ। लगता है सकाल के जीवन खतरे में, मैं तुरंत उसके पास पहुंचाना चाहिए। अगले पल वह पलट कर दौड़ा। हा। और अगले ही चंद्रसेन वापस लौटा तो सकाल एक भयभीत जंगल घबराओ नहीं सकाल, मैं आ रहा हूँ। और आप मेरी चिंता ना कीजिए, युवराज को बताइए। और सकाल की
सकाल की चेतावनी सुनकर चंद्रसेन की आंखें सीधी मचान के ऊपर गई। आह! और अगले ही पल बचाओ बचाओ! और शिवराज ने तुरंत खतरे को देख कर चंद्रशेखर ने चमगादड़ शरीक जानवर के तीर का निशाना बनाने का एक पल भी न गवाया। अखच आ साई! और दूसरे ही क्षण युवराज जानवर के पंजे से छूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। लेकिन इसी बीच शिवराज के जिस्म जमीन को छूता उसके बाहों में समा लिया और उसी क्षण चमगादड़ का जानवर भी कुछ दूर आकर गिरा। हाय मेरे आका! और देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। और जब तक सकाल ने अपने आप को अजगर की गिरफ्त से छुटा मुक्त करा लिया हूँ आया सकाल की जान लेने। और फिर रात के साथ इनके साथ कोई घटना ना घटी और अगले दिन सुबह वे यात्रा पर निकल पड़े और झरने के निकट पहुंचकर उन्हें जंगल का रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ी रास्ता तय करते हुए तिहाई पर उतर गए। अचानक पहाड़ी बुरी तरह कांपने लगी। ओह! लगता है भूचाल आया है। और तभी आह आह आह! और पहाड़ चढ़ने टूट के नीचे गिरने लगी और खतरे को भांपते हुए चंद्रसेन तेजी से युवराज की ओर, जल्दी कीजिए युवराज, गोथा में मैदान की तरफ भाग गया। और तभी सकाल के चीख सुन चंद्रसेन बुरी तरह चौंक कर देखा। ओह! युवराज बचाओ! ओह! ये भगवान, यह क्या करूं? और तभी सोच ही रहा था, परेशान न हो, बस तुम्हारे साथ हूँ, तीर चलाओ और दैत्य की आंख का निशाना बनाओ। और अगले ही पल जय माँ शक्तिदाती! और अगले क्षण ईश्वर इष्ट को याद करते हुए चंद्रसेन ने तीर छोड़ा और किंतु चंद्रसेन चंकित रह गया। ओह! यह दैत्य अदृश्य हो गया। लेकिन चंद्रसेन ने आश्चर्य पर काबू पाते हुए युवराज से बोला, शेरराज तुम यहीं ठहरो, मैं सकाल को लेकर आता हूँ। लगता है सकाल बुरी तरह घायल है। ठीक है दोस्त। और फिर चंद्रसेन घोड़े पर सवार होकर सकाल की तरफ बढ़ गया और सकाल के निकट चंद्रसेन को सहारा देता बोला, अपनी अवगत संभालो सकाल, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आज अगर तुम ना होते तो दैत्य से बचाते तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र समाप्त हो चुका होता। लेकिन तभी चीख सुनकर दोनों की निगाहें सिंहराज की ओर आकर्षित हुई। ओह! सिंहराज को बताइए युवराज। और सकाल द्वारा सकाल को छोड़ चंद्रसेन की तरफ तीर कमान चढ़ाए देखा, लेकिन जब तक बालक को लपलापाती जीभ में चपेट ले लिया था। चंद्रसेन को तीर चलाने के लिए मजबूर हो गया और दैत्य विपरीत दिशा में बढ़ते हुए चंद्रसेन बिजली की गति से अपने घोड़े की ओर दौड़ पड़ा। दैत्य के निकट पहुंचते ही शिवराज ने खंजर उछालते हुए चीखा, खंजर से इसकी दैत्य की आंख में घुपा दो। और चंद्रसेन ने हिदायत सुनते हैं कि फौरन खंजर लिया और झपाक! और अगले ही पल देखते देखते दैत्य के प्राण पैकेर उड़ गए। पश्चात शुक्र है चंद्रसेन मेरी असलियत मालूम नहीं हुई। शुक्र है चंद्रसेन को मेरी असलियत मालूम नहीं हुई। ऐसा पराक्रमी और ताकत के बल मैंने कभी ऐसा पराक्रमी को मैं ताकत के बल पर कभी नहीं हरा सकता। मौका आने पर मुझे सल से काम लेना होगा। और क्या सकाल अपने इरादे में कामयाब हुआ और बोना दैत्य द्वारा भेजी गई शैतानी शक्तियों और चंद्रसेन को मार डाला। परंतु सकाल गिरजाराज बोना जादूगर को बता सका? क्या चंद्रसेन जलमल में पहुंच का आखिर खजाना का किसके हाथ लगा? इन सभी प्रश्नों का जवाब सुने दौलत मांगे खून आपको जल्द ही मिल जाएगी। पढ़ना और धन्यवाद दोस्तों।